नवीन को जैसे ही पता चलता है कि उसके दोस्त की जो बहन है वह अपने मायके से रूठ कर आ गई है, जबकि उसकी शादी को 6 महीने बीते हैं और अब वह अपने पति से तलाक लेना चाहती है, इसकी बातें चल रही हैं। तो इसके बाद वह फौरन से वहां पर जाता है और उसके बाद अपने दोस्त की बहन को अपनी बाइक पर बिठाता है और बाइक में बिठाने के बाद 1 घंटे तक वहां से कहीं लेकर चला जाता है। लेकिन जब 1 घंटे बाद वह वापस लौटता है तो उसके बाद साक्षी का फैसला पूरी तरह से बदल चुका था और उसने कहा था कि माँ बाबूजी, मैं बिल्कुल भी अपने पति को तलाक नहीं दूंगी। और ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और उसके बाद वह वहां से सीधा अपने पति के पास जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। आखिर क्या कारण था ऐसा जिस वजह से जो साक्षी है वह रोते हुए वहां से लौटी थी और उसने अपना फैसला पूरी तरह से बदल दिया था? और 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो पंचायत चैनल। हमारे इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग वीडियो पर सपोर्ट दिखाएं। बिहार के भोजपुर में एक आरा शहर पड़ता है और उसी शहर के अंदर एक नवीन नाम का लड़का रहा करता है। नवीन जिसके घर में माता पिता हैं और वह इकलौता परिवार का बच्चा है। नवीन जो होता है वह बचपन से ही काफ़ी सेंटिमेंटल टाइप का आदमी था, तो इसी वजह से वह छोटी छोटी बातों को दिल से लगा बैठता था। अब जब उसकी उम्र लगभग 8 साल होती है तो उस दौरान जब रक्षाबंधन आता है तो सभी अपनी बहनों से राखी बंधवा रहे थे और वह अपनी माँ से जाकर कहने लगता है कि माँ, क्या मेरी कोई बहन नहीं है? अब इत्तेफाक ऐसा होता है कि नवीन की रिश्तेदारी में भी कोई बहन नहीं होती है, तो उसके बाद माँ कहती है कि नहीं बेटा, तेरी कोई बहन नहीं है, तू ऐसे ही अकेला है। तो इसके बाद जो नवीन होता है वह मन ही मन इस बात को सोचता है कि मेरी बहन क्यों नहीं है, कोई मेरी भी बहन हो जिससे मैं भी राखी बंधवाऊं और बच्चों की तरह खुश होकर इधर उधर घूमूं। अब इन बातों को देखते हुए यहाँ पर जो उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम अजय होता है, वह उसके पास आता है और अपने हाथ की बंधी हुई राखी को उसे दिखाता है। कहता है कि देख नवीन, मेरे हाथ में राखी बंधी है, अच्छी लग रही है ना? अब इस बात को देखकर यहाँ पर जो नवीन है वो एकदम से उदास हो जाता है और वो कहने लगता है कि यार क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गया? अब जो नवीन होता है वो अजय से कहता है कि यार उदास मैं इसलिए हो गया क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है ना, तेरी बहन ने तो तुझे राखी बांधी, लेकिन मुझे राखी कौन बांधेगा? इस बात को कहकर जब वह उदास होता है तो उसके बाद जो अजय उसका दोस्त होता है वो कहता है कि चिंता क्यों करता है, मेरी बहन भी तो तेरी बहन जैसी है, चल मैं तुझे राखी बंधवा देता हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से उसे अपने साथ लेकर अपने घर ले जाता है और उसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम होता है साक्षी। साक्षी से जाकर कहने लगता है कि बहन, ये भी तेरा भाई है, क्योंकि मैं तेरा भाई हूं तो ये मेरा दोस्त है, तो ये भी तेरा भाई है, इसको भी राखी बांध दे। अब वहां पर जो साक्षी के माता पिता थे और अजय के माता पिता थे वो लोग भी वहीं पर थे और जैसे वो सब कुछ देखते हैं तो उसके बाद वह लोग भी इस बात में अपनी भावना इन्वॉल्व कर देते हैं और उसके बाद उस बेटी को, साक्षी को, वो राखी देती है और राखी देकर कहती है कि ये लो अपने भाई को बांधो, ये भी तुम्हारा भाई जैसा ही है। अब इसके बाद जो साक्षी होती है वो भी उसे राखी बांध देती है और इधर जो लड़का होता है नवीन, जिसकी उम्र 8 साल है, वह अपने जेब से 3 रुपए निकालता है जो कि खुले पैसे थे और उसने अपने पास ये पैसे इसीलिए रख रखे थे क्योंकि कभी उसके काम आएंगे। लेकिन जब अजय उसे ले जा रहा था तो बीच में ये कहता है कि भाई मैं अभी आता हूँ, और इन पैसों को लेकर आया था क्योंकि उसे पता था कि भाई बहन को पैसा दिया करता है। तो उसके बाद अपने नन्हे नन्हे हाथों से 3 रुपए वह अपनी उस छोटी सी बहन के हाथ पर रखता है और उसके बाद बड़ा ही खुश होता है। यहाँ पर इस दृश्य को देखने के बाद जो अजय के माता पिता होते हैं उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि बेटा, आज से सच में ही तेरी बहन है और तू इसका भाई है। तो इसके बाद बिल्कुल भी ये मत सोचना कि तेरी कोई बहन नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी बहन नहीं है और ये लड़का काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल है। तो उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता, समय के साथ साथ जो नवीन होता है वह बड़ा हो जाता है, उसकी शादी भी हो जाती है और वह एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगता है। प्राइवेट स्कूल था और यहाँ तक कि उस स्कूल में उसने थोड़ी बहुत पार्टनरशिप कर रखी थी। माता पिता अब तक बुजुर्ग हो चले थे, लेकिन जैसे वो बड़ा हुआ था तो उसके साथ साथ साक्षी बड़ी हुई थी और साथ में अजय भी बड़ा हुआ था। तो यहाँ पर इन तीनों लोगों की इस तरह से होता है कि जैसे एक परिवार हो और यह साक्षी को अपनी बहन ही माना करता है। यहाँ पर जो लड़का होता है अजय, वह अब अपनी जो बहन होती है उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढता है और उसके बारे में नवीन को भी बताता है। यहाँ पर जो नवीन होता है वो कहता है कि ठीक है भाई, तू लड़का ढूंढ ले, बाकी जो भी काम हो मुझे बता देना, मैं काम के लिए ज़रूर से आऊँगा। उसके बाद ऐसा ही होता है, उसके लिए लड़का ढूंढा जाता है। गाँव का लड़का था, रसूखदार परिवार था, लेकिन वो लोग मेहनती थे, यानी कि मेहनत करके पैसा कमाया करते थे और धीरे धीरे सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। तो यहाँ पर उस लड़के से उसकी शादी करवा दी जाती है, जिस लड़के का नाम अरविंद होता है और अरविंद से धूमधाम से शादी होने के बाद
जो साक्षी है उसके घर में दुल्हन बनकर चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जैसे ही साक्षी को वहां पर रहते हुए लगभग 2 से 3 महीने बीतते हैं तो उसी दौरान साक्षी और उसके ससुराल वालों में खटपट होने लगती है। दरअसल बात ऐसी थी कि साक्षी शहर के अंदर पली बड़ी थी और वहां पर बाहर का कोई काम नहीं हुआ करता, घर घर का काम हुआ करता है। लेकिन अरविंद के घर में खेती बाड़ी भी है, पशुपालन भी है, तो वो ढेर सारा काम भी उसे करना पड़ता था। और इस काम को करने की वजह से जो साक्षी होती है वो चिड़चिड़ी सी रहने लगती है और उसके बाद छोटी छोटी बातों पर अपने ससुराल वालों से लड़ाई करने लगती है। इस बात को देखते हुए यहाँ पर उसका पति उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन साक्षी न जाने कैसी चिड़चिड़ी हो गई थी, वो बिल्कुल भी किसी की बात नहीं मानती है। और जैसे धीरे धीरे इन बातों को 6 महीने बीतते हैं, यानी कि साक्षी और अरविंद की शादी को लगभग 6 महीने बीते थे, तो उसी दौरान जो साक्षी होती है वो एक दिन अपने पति से ही लड़ाई कर देती है। और इस लड़ाई का नतीजा ऐसा होता है कि पति भी सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि बातें ही बेबुनियाद थी। कहती थी कि मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं वो काम नहीं करूंगी, जबकि उस घर में अरविंद के बड़े भाई की जो पत्नी थी वह भी सारे काम किया करती थी। तो वह कह देता कि देखो इससे परिवार टूटेगा और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन साक्षी मानती नहीं है और अपने पति से जब झगड़ा करती है तो पति उस पर हाथ उठा देता है और इसी बात को लेकर वह रूठ कर अपने मायके आ जाती है। मायके आने के बाद वह यहां पर आकर अपने परिवार वालों को यह बात बताती है और जो परिवार वाले होते हैं वो भी इस बात पर गुस्सा होते हैं कि आखिर हमारी बेटी को हाथ ही कैसे लगा दिया, ये तो बहुत ही गलत है। अब इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो साक्षी होती है वो कहने लगती है कि हाँ माँ, और अब मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मुझे उससे तलाक लेना है। यहां पर साक्षी तलाक के लिए कहती है और परिवार वाले भी उसको सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि चिंता मत कर, हम लोग तेरे लिए और कोई अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे और तुम्हारे उससे तलाक करवा देंगे। इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो साक्षी होती है वो भी ऐसे ही कहती है और धीरे धीरे ये बात अड़ोस पड़ोस में फैलते हुए अरविंद के कानों तक भी पहुंच जाती है। जैसे ये बात अरविंद के कानों तक पहुंचती है तो उसके बाद अरविंद एकदम से बहुत ही जोर से गुस्सा हो जाता है और उसके बाद सीधा साक्षी के घर जाता है। कहता है कि साक्षी, क्या तुम अपने पति से तलाक लेना चाहती हो? तो उसके बाद साक्षी, जो कि अब तक भी इसे भाई माना करती थी और जो अरविंद था वह भी भाई के सारे फर्ज निभाया करता था, वो कहती है कि हाँ भैया, मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मेरे पर उसने हाथ उठाया है। कितनी गलत बात है ना, शादी के 6 महीने बाद ही उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। अब इस बात को सुनकर जो अरविंद होता है वो कहता है कि हाँ बहन, गलत बात तो है, लेकिन इस फैसले को लेने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। इस बात को सुनकर जो साक्षी होती है वो कहती है कि बताओ क्या बताना है। तो उसके बाद वो कहता है कि बताओ क्या, चलो तुम मेरे साथ अगर 1 घंटे के लिए चल सकती हो तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना ही चाहता हूं। उसके बाद यहाँ पर जो साक्षी होती है वो कहती है कि ठीक है, बताओ कहाँ चलना है। तो यहाँ पर जो अरविंद होता है वह अपनी बाइक लेकर आता है और अपने दोस्त की बहन को अपने साथ बाइक पर बिठाकर वहाँ से सीधा एक घर के अंदर ले जाता है, जिस घर के अंदर एक परिवार रहा करता था। परिवार के अंदर भैया, भाभी और एक उनकी ननद थी, जिनका एक बेटा भी था, जिस बेटे की उम्र लगभग 8 साल हो गई थी। अब ये लोग इस घर के अंदर रह रहे थे और यहाँ पर जाने के बाद जो लड़का होता है अरविंद, वह अपनी बहन साक्षी को ले जाकर उस घर में रहने वाली उस लड़की से मिलाता है, जो कि यहाँ पर अपने बेटे के साथ रह रही है और अपने मायके में एक तरह से रहना ही कह लो। उसके बाद वह वहां पर जाकर उससे मिलाता है और कहता है कि साक्षी देखो, ये मीनू है और मीनू ये मेरी बहन साक्षी है। अब मैं इसे तुम्हारे पास इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि अपने पति को तलाक देना चाहती है। अब इस बात को सुनकर जो मीनू होती है वह उसकी तरफ देखती है, साक्षी की तरफ, और मुस्कुराती है। कहती है कि सच में ही तलाक देना है? तो वो कहती है कि हाँ तलाक देना है, उसने मुझ पर हाथ उठाया था। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मीनू होती है वो कहती है कि बैठोगी, कुछ चाय पानी बना देती हूँ, थोड़ी देर में बात करते हैं। उसके बाद जो मीनू होती है उसके लिए चाय बनाकर लेकर आती है और चाय बनाकर लाने के बाद उसे चाय पीने के लिए देती है, खुद भी एक चाय का कप लेती है और उसके बाद वो उससे बातचीत करने लगती है। बातचीत के दौरान वो उससे कहती है कि सच में ही साक्षी, अगर तुम अपने पति को तलाक देना चाहती हो तो ये तुम्हारा सबसे बुरा फैसला है। वो कहने लगती है कि क्यों, ऐसी क्या बात है, दुनिया दिया करती है और इसमें क्या दिक्कत है? तो वो कहने लगती है कि हाँ दिया तो करती है, लेकिन तलाक के बाद एक लड़की को क्या क्या सहन करना पड़ता है, उस बात का जीता जागता उदाहरण मैं हूं तुम्हारे साथ। क्योंकि मैंने भी अपने पति को ऐसी एक छोटी सी बात को लेकर तलाक दिया था और उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे उकसाया था, जिस तरह से शायद तुम्हारे घर वाले भी कह रहे होंगे कि तू चिंता मत कर, हम तुम्हारी एक बहुत अच्छे घर में शादी करा देंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर साक्षी कहती है कि हाँ ऐसा ही है। तो उसके बाद जो मीनू होती है वो बताती है कि ऐसा ही मेरे घर वालों ने कहा था और उसके बाद मैंने अपने पति से बातचीत करना बंद कर दिया था और जब वो मुझे लेने के लिए आया था तो उसके बाद भी मैं उसके साथ नहीं गई और कह दिया कि मैं तुमसे तलाक लूंगी। पति ने बार बार मुझे समझाया, लेकिन जब मैं नहीं समझी तो उसके बाद उसने भी तलाक देने का फैसला किया और तलाक की शुरुआत मेरी तरफ से हुई थी।
उसके बाद मैं कोर्ट में याचिका दर्ज करती हूँ और उसके बाद हम दोनों का तलाक का कोर्ट का केस चलता है। कुछ दिनों केस चलने के बाद हम दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद जो एलुमनी के तौर पर मुझे 10 लाख रुपए मिले थे वो भी मेरे पास ही आ जाते हैं। तलाक होने से पहले मैं गर्भवती थी और उसके बाद मुझे एक बेटा होता है और उस बेटे को मैं अपने दम पर पालने का सोचती हूँ। अब स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक रहता है। मेरा जो पति था उसकी तो दूसरी शादी हो गई थी, वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। लेकिन जब मैं यहाँ पर रहती हूँ तो स्टार्टिंग में तो माता पिता एक दो लड़के ढूंढते भी हैं, लेकिन लड़के उस तरह के नहीं मिलते, क्योंकि अब जो तलाकशुदा महिला से शादी करेगा तो वो तो सच में उसके अंदर कोई ना कोई कमी होगी और ऐसे लड़के मिला करते। यानी कि कोई तो बूढ़ा है, कोई गंजा है, उसके सर पर से बाल उड़े पड़े हैं और कोई काला है या फिर उसके 3 बच्चे हैं। इस तरह के रिश्ते आया करते थे। तो वो रिश्ते मुझे पसंद नहीं आते, मैं मना करती रहती हूँ और धीरे धीरे करके मेरे जो माता पिता हैं वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जब माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो उसके बाद जो मेरे भैया भाभी होते हैं, अब घर का उनका हो गया था और उसके बाद जो भैया भाभी होते हैं वो उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। अब तक जो उसके पैसे थे वो भी धीरे धीरे घर के कामों में खर्च हो चुके थे और जो भाभी होती है वह उसको बुरी तरह से जल्लित करने लगती है, लज्जित करने लगती है, क्योंकि उसका बेटा भी है, उसका भी खर्च है और उसका खुद का भी खर्च है। तो इसी वजह से वह अब एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब किया करती है और जॉब करके अपने परिवार को पाल रही है। पति के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि वह अपना घर बसा चुका है और उसने काफ़ी ज़्यादा देर कर दी इस बात को समझने में। उसे लगता है कि उस दिन आज वो अपने पति की डांट खाकर या पिटाई खाकर वहीं पर रिश्तों को बचा लेती, या फिर उसके बाद जब पति उसे मनाने के लिए आया था तो उसके साथ चली जाती, तो इसमें कोई बुराई नहीं थी, वह अपने घर को आराम से बचा लेती। इसके बाद यहाँ पर जब ये पूरी कहानी वो सुनने लगती है तो सुनने के बाद उसे भी एहसास होता है कि शायद वो गलत कर रही थी और वह अपने भैया से कहती है कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, लेकिन एक साथ से जाकर कैसे बोलूँ कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, क्योंकि इससे तो मेरी भी बेइज्जती होगी कि नहीं झेला माता पिता के पास। तो यहाँ पर जो उसका भाई होता है वो कहता है कि एक साथ से बोलने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ दिन वेट करो, तुम्हारे पति का फोन आएगा और उसके बाद ही उससे माफ़ी मांगने लगा। ऐसा कहकर यहाँ पर जो उसका भाई होता है अरविंद, यानी जो उसके भाई का दोस्त होता है, वह उसे अपने साथ बाइक पर बैठाता है और उसके बाद उसे उल्टा वहाँ से वापस से उसके घर पर ले जाता है। घर पर ले जाने के बाद जो साक्षी होती है वो कुछ दिन वहीं पर रहती है और वहाँ पर रहने के दौरान जो साक्षी होती है वह अपने माता पिता से बोल देती है कि बिल्कुल भी मैं तलाक नहीं देने वाली हूँ, लेकिन हाँ पहले उसका फ़ोन आने दो, उसके बाद ही मैं उससे बात करूँगी। धीरे धीरे लगभग 2 से 4 दिन बीतते हैं और 2-4 दिन बाद ऐसा ही होता है कि उसके पति का फ़ोन आ जाता है अरविंद का और वह आकर फ़ोन पर कहने लगता है कि साक्षी देखो मुझसे गलती हो गई और अब ऐसा करो वापस आ जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा। इस बात को सुनते ही साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती है कि आ जाओ आप लेने के लिए और मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो उसका पति होता है वह वहाँ पर आता है और आने के बाद उसके जो माता पिता होते हैं वो उससे खरी खोटी बातें कहने लगते हैं, लेकिन तभी जो साक्षी है वो अपने पति की ओर लेती है और कहती है कि नहीं माँ बाबू जी, आपको इनसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ये मेरे पति हैं, इनका मुझ पर अधिकार है और आज से जैसा ये कहेंगे वैसा ही मैं करूँगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर साक्षी अपने पति की ओर लेती है। माता पिता जो होते हैं वह हैरान तो होते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि तलाक नहीं देने वाली है, तो हो सकता है उससे प्यार वगैरह किया करती हो और उसके बाद अपने पति के साथ वहां से वापस लौट जाती है। इधर यहाँ पर जब इस बात के बारे में पता लगाया जाता है तो जो अरविंद होता है वह मीनू की पूरी कहानी साक्षी के माता पिता और उसके भाई को भी सुनाता है और इसे सुनने के बाद वो भी यही कहते हैं कि सही कहा बेटा, अगर सच में ऐसा हो जाता तो ऐसा इसके साथ भी हो सकता था, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। इधर जो साक्षी होती है वह अपने पति के पास चली जाती है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद इस बार उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। वह अपनी जो जेठ की पत्नी यानी कि जेठानी होती है उससे भी ज़्यादा काम किया करती है घर के अंदर और अपने सास ससुर का आदर सम्मान किया करती है। यहाँ तक कि घर में कोई छोटी मोटी बात हो भी जाया करती है तो एक बच्चे की तरह, यानी कि जैसे बच्चे नहीं हैं कि बाहर बड़े अगर चिल्लाने लगते हैं तो बच्चे अंदर चुपचाप छुप जाया करते हैं और सोचा करते हैं कि बात हमारे ऊपर नहीं आ जाए और मस्ती में अपनी ज़िंदगी को जिया करते हैं। तो ऐसे बच्चों की तरह अंदर छुप जाया करती है और उसके बारे में अगर कोई बात कोई कह भी रहा है तो ना तो उस बात को अपने परिवार तक पहुँचाया करती है और ना ही उस बात पर कोई रिएक्ट किया करती है, यानी कि जैसे एक साथ से जवाब देना कि तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि साक्षी को उस काम को सीखने में थोड़ी दिक्कत होती है। और जब ये सारी बातें उसके पति अरविंद को पता चलती हैं तो अरविंद भी साक्षी से और भी ज़्यादा प्यार करने लगता है और वह खुद, यानी कि जैसे सुबह सुबह पशुओं का काम करना होता है ना, तो सुबह सुबह अरविंद जल्दी उठकर उसके साथ उठता है और खुद पशुओं का काम खुद से करवा दिया करता है और घर वालों को दिखाया करता है कि सारा काम साक्षी ने अकेले किया है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसकी जो माँ है वो कभी कभी कुछ
कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया करती है कुछ बातों पर, क्योंकि अरविंद पढ़ा लिखा है तो इसीलिए वह अपनी पत्नी का साथ देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी पत्नी ने उसकी उस जगह पर ओढ़ ली थी जहां पर अगर वो ओढ़ भी नहीं लेती तो भी कुछ नहीं बिगड़ता। तो उसके बाद जो अरविंद होता है वह साक्षी की इस तरह से मदद किया करता है और साक्षी भी अपने आप को धन्य समझा करती है। और यहाँ पर बाद में अरविंद को यह भी बताया था कि किस वजह से उसका जो फैसला था वो चेंज हुआ था। तो दोस्तों आज के समय में साक्षी और अरविंद अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। नवीन जो होता है वह उसके घर तक भी आया करता है और जो अरविंद होता है वह नवीन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और कहता है कि भाई साहब आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया, वरना ना जाने मैं भी कहाँ कहाँ भटकता फिरता और ना जाने कितने चक्कर मुझे काटने पड़ते। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक मुंह बोले भाई ने अपनी बहन को एक ऐसे रास्ते पर चलाया जिस पर चलने के बाद आज वो सुख के 2 पल जी रही है। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।